यूपी यूपी पीजीटी में आप देखेंगे हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत, नागरिक शास्त्र की परिभाषाएं, काफ़ी हम सिलेबस को आगे बढ़ा दिए एक टॉपिक को। अगला है राज्य। अब देखिए राज्य के में क्या है, पहले राज्य दिया है तो राज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर राज्य की परिभाषाएं और फिर राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। ठीक है, आप सिलेबस आपके पास होगा, आप देख लीजिए, हम लोग जो है क्रम से ही चल रहे हैं। देखिए, राज्य या स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ट्यूटन राजाओं ने स्टेट शब्द के माध्यम से किया। किसने किया सर्वप्रथम प्रयोग? ट्यूटन राजाओं ने। किसके माध्यम से? स्टेट शब्द के माध्यम से किया था। ये लैटिन भाषा का शब्द है। स्टेट कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति का स्तर। ठीक है, इसका अर्थ क्या था? व्यक्ति का स्तर। राज्य का अर्थ आधुनिक रूप में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैकियावेली भी लिख के आता है, ने अपनी कृति प्रिंस में किया है। किसमें किया है? प्रिंस में। आधुनिक काल में किसने किया है? मैकियावेली ने। मैकियावेली कहाँ के निवासी थे? इटली के। मैकियावेली ने कौन सी इनकी रचना थी जिसमें इन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया है? तो इनकी कृति कौन सी थी या रचना? प्रिंस। ठीक है, मैकियावेली ने प्रिंस में इटालियन भाषा के शब्द स्टेट का प्रयोग किया है। स्टेट शब्द मैकियावेली ने जो प्रयोग किया है वो कौन सी भाषा का शब्द है? इटली का या इटालियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है राज्य। ठीक, आगे देखते हैं हम राज्य की परिभाषाएं। राज्य की सर्वमान्य परिभाषा गार्डनर ने की है। सबसे जो सर्वमान्य परिभाषा है जो मानी जाती है वो किसकी है? गार्डनर की है। गार्डनर के अनुसार देखो, गार्डनर ने क्या क्या है। गार्डनर के अनुसार राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है। राज्य संख्या में कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। एक ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग किसी भी क्षेत्र के निश्चित भूभाग, मतलब किसी भी कोई क्षेत्र है उसका एक निश्चित सीमा बना दी जाती है, निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो। किसी भी प्रदेश के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो, वो संगठन क्या है? संगठन का मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति का समूह या संगठन, मान लीजिए एक तरीके से जनता, वो स्थायी रूप से रहता हो किसी एक निश्चित क्षेत्र में। ठीक है, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो। वो बाहर के नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र हो, कोई पड़ोसी देश से कोई मतलब नहीं या पड़ोसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो अपने आप में स्वतंत्र हो, जिसका ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। जिसके मतलब, इस कहने का मतलब वो ऐसा हो जो बाहरी स्वतंत्र हो, जिसको कोई बाहर से किसी से कोई मतलब ना हो, अपने अनुसार चले, लेकिन उसका जो है जहाँ पर जिसमें जो भी राज्य है उस राज्य की बात को क्या करें, उस राज्य में सरकार होती है तो उसकी बात को जो यहाँ दे रहे हैं विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो, मतलब पालन करें। क्या है? देखिए यहाँ देखिए, जिसके आदेशों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। पालन, जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। कहने का मतलब यह है कि जिसके जो आदेश दे राज्य या यहाँ पर जो रहने वाली सरकार, ये तो निश्चित क्षेत्र हो गया, आपका निश्चित क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया निश्चित। ठीक, ये समुदाय हो गया एक तरीके से जो हम जनता का नाम लिए हैं, और ये राज्य हो गया। लेकिन राज्य होता है फिर सरकार भी होती है। ठीक है, तो राज्य जो भी आदेश करेगा वो ये जनता या ये समुदाय उस आदेश का पालन करें, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम राज्य कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसको और विस्तार से बताएंगे। देखिए आगे देखिए, प्रोदा ने राज्य को अनावश्यक एवं अवांछित दोष कहा है। ये परिभाषा याद कर लेना प्रोदा की, कि राज्य को अनावश्यक एवं अवांछित दोष कहा गया है। ठीक है, इसको नोट करिए और हम बताते हैं। देखिए, अब हम आप लोगों को डिक्टेशन बोलते जाएंगे, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, हम आपको बोलते जाएंगे और आप लोग लिखते जाइएगा। डिक्टेशन बोले तो इमला। देखिए, अब हम बात करते हैं व्यक्तिवादियों के अनुसार। व्यक्तिवादियों के अनुसार क्या है?
व्यक्तिवादियों के अनुसार इसके आगे लिख लीजिए, राज एक आवश्यक बुराई है। राज एक आवश्यक बुराई है। ठीक, व्यक्तिवादी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि राज एक आवश्यक बुराई है। ठीक, और क्या कहते हैं, राज व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राज व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बाधक है, बाधक है। ठीक है, ये क्या कहते हैं व्यक्तिवादी की राज व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बाधक है, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बांध देता है, रोक देता है, व्यक्ति को स्वतंत्र तरीके से रहने का, काम करने का और अपनी तरीके से जीने का अधिकार है, लेकिन राज क्या है, उसमें बाधक बनता है। ठीक है, उसकी स्वतंत्रता का हनन करता है। ये कौन कहता है, व्यक्तिवादी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए उपयोगितावादियों के अनुसार, उपयोगितावादियों के अनुसार क्या है, राज उपयोगी है, राज उपयोगी है, जिसका उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों को, जिसका उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख पहुंचाना है। अधिकतम सुख पहुंचाना है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, उपयोगितावादी जो थे वो कहते हैं कि राज एक उपयोगी संस्था है, उपयोगी है। राज क्या है, उपयोगी है, जिसका उद्देश्य क्या है, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख पहुंचाना। ठीक है, ये राज का कार्य है। अगला देखिए, विचारवादियों के अनुसार राज एक ऐसी संस्था है, मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। विचारवादियों के अनुसार राज एक ऐसी संस्था है जिसका अपना व्यक्तित्व होता है। राज एक ऐसी संस्था है जिसका अपना व्यक्तित्व होता है, और जो सामूहिक इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है, तथा इससे अलग व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, या कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, तथा इससे अलग व्यक्ति की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। देखिए, अब देखिए समाजवादियों के अनुसार क्या है, समाजवादियों के अनुसार राज्य एक सामूहिक हित का साधन है। क्या है, राज्य एक
सामूहिक हित का साधन है। ठीक, राज्य एक सामूहिक हित का साधन है। नोट करिए। आगे देखिए, साम्यवादियों के अनुसार साम्यवादियों के अनुसार राज पूंजीपतियों के हित के लिए श्रमिकों का शोषण करता है। मतलब मजदूरों का शोषण करता है, पूंजीपतियों के लिए जो है क्या करता है, पूंजीपतियों के हित में कार्य करता है राज, और क्या करता है, मजदूरों का या श्रमिकों का शोषण करता है। तो आप लिख लीजिए कि राज पूंजीपतियों के लिए या पूंजीपतियों के हित के लिए श्रमिकों का शोषण करता है। श्रमिकों का शोषण करता है। मैं लिख देता हूं, राज पूंजीपतियों के हित के लिए श्रमिकों का शोषण करता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करिए। देखिए आगे देखिए, अब देखिए हीगल के अनुसार हीगल क्या कहते हैं, हीगल के अनुसार लिख लीजिए कि राज पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। राज पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। लिख लीजिए, राज पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। राज पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। ठीक है, आगे देखिए, आशीर्वादम ने समाज को यहाँ पर आशीर्वादम ने क्या कहा है, आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये बहुत पूछे जाते हैं ये। ठीक है, ये बहुत काफी हद तक पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आगे देखिए, मैकियावेली ने क्या कहा है, मैकियावेली भी बोलते हैं, बली भी बोलते हैं, ऐसे भी लिखता है मैकियावेली ने कहा, राज्य सर्वोच्च है। मैकियावेली ने क्या कहा, राज्य सर्वोच्च है, या मैकियावेली ने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया। ये कहते हैं कि राज सर्वोच्च है। ठीक है, राज सर्वोच्च कहते हैं, तो ये राज सर्वोच्च है, इसका समर्थन राज्य सर्वोच्च है, इसका समर्थन कौन करता है, मैकियावेली। इनके बारे में और लिख लीजिए, मैकियावेली ने
सर्वप्रथम, मतलब मैकियावेली ने सर्वप्रथम शक्ति अवधारणा दी, शक्ति की अवधारणा। शक्ति की बात भी इन्होंने की है कि राजा शक्तिशाली होना चाहिए, ठीक है, राजा शक्तिशाली होना चाहिए, ये किसने कहा? मैकियावेली ने। अगला देखिए, प्लेटो ने कहा, प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो ने कहा राज ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, राज ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता। क्या कह रहा है प्लेटो? कि राज ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। इनको एक एक बार आप लोग देख लेना, ये डेफिनेशन है, सब परिभाषा, सबने राज्य के बारे में क्या क्या कहा है, अपनी अपनी बात कही है सब लोगों ने, तो इसीलिए सारे इनका सभी जो जितने भी हैं सभी के बारे में जिसने जो कहा है वो मैं लिखा देता हूँ काफ़ी हद तक। और ये सब आपको जो है जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा कर देखिएगा तो आपको, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा पूछेगा भी तो आप किताब पढ़ लीजिए, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं वो सब चीज़ कराने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरी मेरी कोशिश रहेगी जो कि एग्ज़ाम में आए तो आपसे ना छूटे। परिभाषाएं सबको याद नहीं होती, सारी परिभाषाएं याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मैं लिखा रहा हूँ ये मेन है, ये अधिकतर 90-95% ये पूछी जाती है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपको किताब पढ़ना अनिवार्य है, आप लोग किताब जरूर पढ़िएगा। हाब्स क्या कहते हैं? हाब्स क्या कहते हैं? सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। हाब्स क्या कहते हैं? हाब्स के अनुसार कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। ये कितना भी खराब हो राज्य, लेकिन जहाँ अराजकता बहुत फैली हुई है उससे तो अच्छा ही है। चाहे राज्य कितना भी बुरा हो, लेकिन उससे अच्छा है कि सबसे उत्कृष्ट अराजकता, जहाँ अराजकता हो, ठीक है। अगला देखिए, उदारवादियों के अनुसार उदारवादी लोग क्या कहते हैं इसके बारे में देखिए। राज साधन है, साध्य नहीं। क्या है? राज साधन है, राज साधन है, साध्य नहीं। कह रहे हैं ये राज सिर्फ एक साधन है लक्ष्य तक पहुंचने का, ठीक है, साध्य तक पहुंचने का। साध्य मतलब लक्ष्य, तो लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है। जैसे हम ये मार्कर एक साधन है ना जिसका हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इसी प्रकार का राज्य भी एक क्या है, एक साधन है जिसका हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक, साध्य तक पहुंचने तक। इसलिए कह रहे हैं कि राज्य सिर्फ साधन है, साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ठीक है। जेलिनेक क्या कहते हैं इनके बारे में भी देख लीजिए। कौन है? जेलिनेक। जेलिनेक के अनुसार क्या है
एक आधुनिक राज संविधान के बिना राज नहीं। एक आधुनिक राज संविधान के बिना एक राज नहीं अपितु अराजकता का शासन है। अपितु अराजकता का शासन है। अपितु अराजकता का क्या है? शासन है। ये कौन कहते हैं? जेलिनेक कहते हैं एक आधुनिक राज संविधान के बिना एक राज नहीं। संविधान के बिना वो राज कोई काम का राज नहीं, वो अपितु अराजकता का शासन। एक तरीके से अराजकता फैली हुई है वहां पर। ठीक है, संविधान के बिना कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, तो क्या है का राज? ये बात इनका कहने का मतलब है। ठीक है, इसको नोट करिए। एक और लिखिए आगे। अभी तो काफी है जिन्होंने अपनी बात कही है, हम सभी के बारे में लिखा देते हैं आपको। अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं राज व्यक्ति से पहले है। अरस्तु का कहना है कि राज व्यक्ति से पहले है। इनका मतलब कि व्यक्ति बाद में आया है और राज पहले आ गया। ठीक है, तो राज व्यक्ति से पहले है। ठीक, इसको नोट करिए। आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे हम लोग आगे और पढ़ाते हैं। अब देखिए प्लेटो क्या कहते हैं। प्लेटो के अनुसार लिख लीजिए आप लोग, जल्दी लिखिए, काफी समय हो रहा है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। राज व्यक्ति का बृहद रूप है। राज व्यक्ति का बृहद रूप है। राज व्यक्ति का बृहद रूप है। ठीक, अगले देखिए अरस्तु के अनुसार, और देख लीजिए क्या कह रहे हैं अरस्तु के अनुसार, और लिख लीजिए। अरस्तु के अनुसार राज का अस्तित्व, लिखिए मैं बोल रहा हूं, राज का अस्तित्व विकास का परिणाम है। राज का अस्तित्व विकास का परिणाम है। क्या वो कहेंगे? राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। और क्या कहते हैं ये कहते हैं राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक, ये क्या कहते हैं? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। और क्या कहते हैं ये? राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। ठीक है, ये किसने कहा? ये सब अरस्तु ने कहा है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। टी.एच. ग्रीन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? राज्य का आधार शक्ति नहीं, राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। क्या है? राज्य का आधार
राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। ठीक है, राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। ये किसने कहा? टी.एच. ग्रीन ने। ठीक है, अगला देखिए, मैकाइवर। मैकाइवर के अनुसार देख लीजिए क्या इन्होंने क्या कहा है। राज्य विधि शिशु तथा जनक दोनों ही है। ये क्या कहते हैं? राज्य विधि शिशु तथा जनक दोनों ही है। ठीक है, और देखिए मैकाइवर के अनुसार और ये क्या कह रहा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज को जन्म देता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ये रक्त संबंध होता है, खून का संबंध होता है, वो समाज का निर्माण करता है और फिर ये समाज क्या करता है? एक राज्य का निर्माण करता है, राज्य को जन्म देता है। ठीक है, इसको नोट करिए, इसके आगे फिर बताते हैं। देखिए, अब देखिए 3 तत्व किस किसने माने हैं इसकी हम बात करते हैं। अरस्तु, ठीक है, अरस्तु, सिसरो, बोंदा, हॉलैंड, बर्गेस जैसे विद्वानों ने राज्य के सिर्फ 3 तत्व कौन कौन से? जनसंख्या, भूमि तथा सरकार का उल्लेख किया है, सिर्फ 3 तत्व इन्होंने अरस्तु, सिसरो, बोंदा, हॉलैंड, बर्गेस जैसे विद्वानों ने राज्य के सिर्फ 3 अंग बताए हैं। राज्य के कितने बताए? सिर्फ 3 अंग। कौन कौन से? जनसंख्या, भूमि तथा सरकार। ठीक है, इन तीनों की बात इन्होंने की है। सरकार है, भूमि है और जनसंख्या है। ठीक है, लास्की तथा मैकाइवर इनके अनुसार देख लीजिए क्या है। देखिए, लास्की तथा मैकाइवर, आप जो है इसको लिख लीजिए कि लास्की तथा मैकाइवर ने राज्य के 3 अंगों जनसंख्या, भूमि, सरकार और साथ ही सरकार के साथ ही आंतरिक, किसकी बात कही है इन्होंने? आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता की बात कही है। ठीक है, 3 अंग तो वो हो गए, सरकार, भूमि और जनसंख्या, और फिर इन्होंने कहा एक आंतरिक संप्रभुता की बात भी इन्होंने कही है। ठीक है,
ओपेनहाइमर ने सर्वप्रथम 4 तत्वों की बात कही थी, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। इसको लिख लेते हैं। ओपेनहाइमर ने सर्वप्रथम राज्य के चारों तत्वों की बात कही है। चारों तत्व कौन कौन से हैं? पहला आप बात करेंगे, 1 नंबर डाल कर लिख लीजिए, चाहे जनसंख्या पहला। उन्होंने दूसरी बात किसकी की है? जनसंख्या के बाद भूमि, तीसरी उन्होंने बात की है सरकार, और चौथी जो बात की है संप्रभुता। अगर सबसे पहले ओपेनहाइमर या हाइमर भी लिख के आता है, तो यहाँ पर आप बात करेंगे कि इन्होंने सर्वप्रथम जो है 4 तत्वों की बात कही है राज्य के कितने तत्व? 4, ठीक है। अब एक सवाल और आता है, इसको लिख लीजिए। राज्य की स्पष्ट परिभाषा, एकदम शुद्ध, एकदम सही तरीके से स्पष्ट परिभाषा गार्नर और गिलक्राइस्ट की मानी जाती है। परिभाषा गार्नर और गिलक्राइस्ट की मानी जाती है। इन लोगों की मानी जाती है। इन्होंने क्या कहा है? राज्य के 4 तत्वों की बात इन्होंने भी की है, ठीक है। इन्होंने कहा जनसंख्या, भूमि या भूभाग, ठीक, सरकार, तीसरा क्या है? सरकार और संप्रभुता, ठीक। देखिए, कोई निश्चित क्षेत्र है, मान लीजिए आपका घर है, आपके घर का एक भूभाग होता है, निश्चित क्षेत्र होता है, या भूभाग होता है, एक क्षेत्र होता है एक निश्चित। हम ऐसे करते, भूभाग या क्षेत्र बात है कि भूमि। आपके घर की चारों तरफ की बाउंड्री होती है, एक क्षेत्र होता है उसका, उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या जिसको हम कहते हैं जनता, आपका परिवार, ठीक है, पूरा परिवार रहता है। उस पर राज करने वाली सरकार, सरकार का मतलब क्या? आपके कोई भी बड़ा सदस्य हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती हैं। कोई भी बड़ा व्यक्ति जो होता है वो घर का क्या होता है? एक बड़ा जो होता है वही घर को चलाता है कि भाई किसको क्या आना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं, हर चीज़। तो उसको हम सरकार मान लेते हैं। आपके घर का जो सबसे बड़ा सदस्य है उसको हम सरकार मान लेते हैं। और इन्हें क्या है? इनको जो है संप्रभुता प्राप्त है, इन्हें संप्रभुता प्राप्त है। कहने का मतलब ये हमारा घर हो गया, एक निश्चित क्षेत्र है, घर हो गया, इसमें रहने वाला पूरा परिवार। और सरकार मतलब मान लीजिए आपके पिताजी, तो आपके पिताजी को क्या है? संप्रभुता प्राप्त है। संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक और बाहर, बाहर मतलब बाहर के, आंतरिक और बाहर मामलों में स्वतंत्र हो, अपने आप से हम स्वतंत्र हों, अपने इच्छा के अनुसार। ये जो हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं पिताजी, तो पिताजी अगर चाहेंगे, पिताजी का क्या सब्जी लेके आ रहे हैं मार्केट से, ये कोई पड़ोसी से नहीं पूछते हैं। इधर पड़ोसी हैं तो इन पड़ोसियों से नहीं पूछते, वो अपने आंतरिक मामले में स्वतंत्र हैं। कैसे इनके बच्चे कपड़े पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे, कौन से स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, क्या काम कराएंगे, क्या नहीं कराएंगे, ये डिसीजन कौन लेगा? पिताजी लेंगे अपने बच्चों के संदर्भ में, ठीक है। तो ये कभी पड़ोसी से नहीं पूछेंगे कि भाई क्या है, और ना ही पड़ोसी की बात माने। अगर पड़ोसी सलाह भी देता है कि अपने बच्चे को ऐसे करिए, भविष्य सही हो जाएगा, तो ये इनके ऊपर निर्भर करता है। जबरदस्ती नहीं कर सकते, पड़ोसी ने तुम्हें मानना ही होगा, क्योंकि अपने आप में स्वतंत्र हैं। इसी को हम कहते हैं संप्रभुता। ये संप्रभु हैं, अपने आप में राजा हैं, ठीक है, संप्रभु। इसी प्रकार से राज्य की बात होती है कि राज्य का निश्चित भूभाग होता है, उस पर निवास करने वाली जनता होती है, जनसंख्या जिसको हम बोलते हैं, उस पर राज्य करने वाली, शासन करने वाली सरकार होती है।
और सरकार को संप्रभुता प्राप्त होती है। यही कारण है कि अनुच्छेद 370 को जब हटाया गया तो सरकार ने क्या कहा कि हमारा आंतरिक मामला है, इसमें कोई भी राज्य हस्तक्षेप ना करे। राज्य से यहाँ तात्पर्य क्या है? देश से, ठीक है, राज्य देश से मतलब है यहाँ पर। तो राज्य जो ये जो हम राज्य अपने देश में बोलते हैं, इन्हें एक तरीके से प्रांत होते हैं, ठीक है, प्रांत, इनको हम क्या कहते हैं? प्रांत। और राज्य वही होता है जिसको संप्रभुता प्राप्त होती है। तो सरकार ने कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, कोई हमारे मामले में हस्तक्षेप ना करे, हम स्वतंत्र हैं अपने आप में, संप्रभुता हमको प्राप्त है, ठीक है। लेकिन 1947 से पहले 1947 से पहले हम स्वतंत्र नहीं थे। उससे पहले हम उपनिवेश थे अंग्रेजों के। जो भी हमारे फैसले होते थे इंग्लैंड में होते थे, जाके वहाँ सुनवाई होती थी। तो इसलिए जो भी वहाँ से कानून बन के आता था ब्रिटेन से, वही कानून को हम लोग मानते थे। तो हमारे पास क्या नहीं था? संप्रभुता नहीं थी। हमारे पास जनता भी थी, सरकार भी थी हमारे, ठीक है, हमारे नेता भी थे और हमारा क्षेत्र भी था, निश्चित क्षेत्र भी था। लेकिन संप्रभुता प्राप्त न होने की वजह से हम कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला नहीं ले सकते थे, कोई भी कानून नहीं बना सकते थे, क्योंकि सारे फैसले कहाँ से होते थे? ब्रिटेन से होते थे, वहीं से कानून बन के आते थे, ठीक है। वहाँ के प्रतिनिधि आते थे यहाँ पर और कानून बनाते थे। 1947 के बाद जब हम स्वतंत्र हो गए, और स्वतंत्र होने के बाद में क्या हुआ? हमको संप्रभुता मिल गई। अब हमने अपना संविधान बना लिया, अपनी सरकार बना ली। अब ब्रिटेन से कोई मतलब नहीं, किसी भी देश से कोई मतलब नहीं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने अनुसार फैसले कर सकते हैं, अपने अनुसार कोई कानून बना सकते हैं, अपने अनुसार कानून को किसी को खत्म कर सकते हैं, किसी पड़ोसी देश से पूछने की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं संप्रभुता, ठीक है, संप्रभु, जो अपने आप में संप्रभु होता है उसी को कहते हैं संप्रभुता। चलिए, जनसंख्या, भूमि, सरकार, संप्रभुता, और हम कुछ इन 4 क्षेत्रों के बारे में कल आपसे चर्चा करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।